हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अविजित है। आज मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सहाली हूँ। ये कहानी मेरी भाभी पर है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, या यूं कह लीजिए कि मैंने भी उनका हमेशा साथ दिया। मेरी उम्र 26 साल है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी माँ मेरे जन्म के बाद ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरे बड़े भैया की उम्र उस वक्त 14 साल थी। मेरी परवरिश मेरे पिता और दादी ने की। जब मैंने इस दुनिया में आंखें खोली तो मेरी माँ मुझे जन्म देकर ही चल बसी थी। मेरे लिए मेरे पिता, मेरी दादी और मेरे बड़े भैया ही सब कुछ थे। मेरी माँ की मौत के बाद मेरी दादी ने पिताजी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि वे मुझे किसी और औरत की गोद में नहीं देना चाहते। दादी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी का फैसला अटल था। आखिरकार मेरी दादी ने ही मेरी परवरिश का जिम्मा उठाया। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो दादी भी हमें अकेला छोड़कर चल बसीं। उनकी मौत के बाद पिताजी बिल्कुल टूट गए। मेरे भैया और पिताजी के लिए मुझे संभालना मुश्किल हो गया था। उस वक्त मैं तीसरी कक्षा में था। पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और भैया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों का समय इतना व्यस्त रहता था कि मेरी देखभाल के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। पिताजी अगर नौकरी छोड़ देते तो घर का खर्चा कैसे चलता, और भैया अगर पढ़ाई छोड़ देते तो उनका भविष्य खराब हो जाता। आखिरकार मेरे भैया ने अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी और प्राइवेट पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह वे जल्दी उठते, हम सबके लिए नाश्ता बनाते, फिर मुझे स्कूल के लिए तैयार करते और स्कूल छोड़ने जाते। घर आकर वे सभी घरेलू कामकाज करते। जब तक मैं स्कूल से लौटता वे दोपहर का खाना भी बना चुके होते। भैया मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन एक घर में औरत की कमी हो तो वह अधूरा सा लगता है। यही हाल हमारे घर का भी था। पिताजी अक्सर भैया से शादी करने को कहते, लेकिन भैया हमेशा ये कहकर बात टाल देते कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करूंगा। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गया। जब उठा तो दोपहर के 2 बजे थे। मैंने देखा कि भैया आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे थे। मैं चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। भैया ने मुझे देखा और कहा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और कोई शरारत मत करना। मैंने उनकी बात मान ली। भैया चले गए और ठीक 1 घंटे बाद वापस आ गए। इसके बाद यह सिलसिला रोज का हो गया। भैया हर दिन 1 घंटे के लिए बाहर जाते और पिताजी के आने से पहले घर लौट आते। समय बीतता गया। मैं 8वीं कक्षा में पहुंच गया था और मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। इस बीच भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। एक दिन पिताजी समय से पहले घर लौट आए। शाम के लगभग 7 बजे थे। तभी भैया घर आए, लेकिन उनके साथ एक लड़की भी थी। वह लाल लहंगे में दुल्हन की तरह लग रही थी और घूंघट ओढ़े हुए थी। पिताजी ने भैया को देखा और चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह लड़की कौन है? भैया ने झिझकते हुए कहा, पिताजी ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है। ये सुनकर पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने भैया को थप्पड़ मार दिया। पिताजी ने मुझसे कहा, इस लड़की को अंदर ले जाओ। मैं उसे अंदर लेकर गया। जैसे ही उसने घूंघट हटाया मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी और मुझसे सिर्फ 2-3 साल बड़ी थी। कुछ दिन तक पिताजी भैया से नाराज रहे। उन्होंने भैया को बहुत डांटा और कहा कि शादी इतनी जल्दबाजी में और बिना बताए करना गलत है। पिताजी ने कहा कि अगर वे बताते तो वे खुद शादी का इंतजाम करते। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। वह लड़की, जिसका नाम अंकिता था, अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। उम्र में ज्यादा फर्क न होने के कारण मैं उसे नाम से बुलाता था, लेकिन पिताजी ने मुझे डांटकर ऐसा करने से मना कर दिया। मजबूरन मुझे उन्हें भाभी कहना पड़ा। समय के साथ भाभी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। उनका आना हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ। घर में औरत की जो कमी थी वह पूरी हो गई। भैया को अब घरेलू कामों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई।
भाभी की वजह से हमारे घर में खुशियां लौट आई थीं। जब पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए तो हमारे लिए जिंदगी एक बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन सच कहें तो जिंदगी किसी के जाने से कभी रुकी है क्या? हमने भी धीरे धीरे पिताजी की मौत का गम सह लिया और जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब भाभी और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। भैया दिन भर अपने काम पर रहते थे और घर में भाभी और मैं ही होते थे। हम दोनों साथ में बहुत मजे करते। भैया जब भी हमें साथ देख लेते तो उन्हें थोड़ी जलन होती। हम भाभी के साथ मिलकर अक्सर इस बात का मजाक उड़ाते थे। एक दिन हम तीनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन भैया की छुट्टी थी, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से भाभी ने भी जाने से मना कर दिया। मैंने भाभी को बहुत समझाया कि वे भैया के साथ चली जाईं और आखिरकार वो मान गई। उन दोनों के जाने के बाद मैं हॉल में ही सोफे पर लेट गया। अभी उन्हें गए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज सुनाई दी। मैं उठने ही वाला था कि तभी भाभी भाग कर आईं और मेरे पैरों के पास गिर पड़ी। मैं घबरा गया और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। भैया ने भाभी को खींचकर हॉल में लाकर फेंक दिया और उन पर गुस्सा करने लगे। मैं चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता रहा। भैया किसी सच्चाई को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद भैया गुस्से में अपने कमरे में चले गए। जब वे वापस निकले तो उनके हाथ में एक बड़ा बैग था। उन्होंने भाभी को गुस्से से देखा और घर छोड़कर चले गए। भैया ने मुझसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा। भैया के जाने के बाद भाभी की हालत बहुत खराब थी। मैंने उन्हें उठाया और कमरे में ले जाकर बिठाया। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार भैया को पुकार रही थीं। मैं पूरी रात उनके साथ रहा और उन्हें संभालने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह जब मैंने भैया के कमरे में देखा तो वहां टेबल पर उनका जॉब पोस्टिंग लेटर रखा हुआ था। मुझे राहत मिली कि भैया गुस्से में घर छोड़कर नहीं गए, बल्कि उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। मैंने सोचा, अच्छा हुआ, वरना भाभी का हाल और खराब हो जाता। अब घर में बस मैं और भाभी ही थे। भाभी भैया को बहुत याद करती थीं, लेकिन मुझे कभी उनकी याद नहीं आई। भैया के घर से दूर होने पर मैं खुश था, क्योंकि जैसा उन्होंने भाभी के साथ किया उसके लिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। समय बीतता गया। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली। जब मैं डॉक्टर बनकर घर आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी डिग्री भाभी को दिखाई और कहा, देखो भाभी, मैं डॉक्टर बन गया। भाभी ने मुझे गले लगाकर मेरे माथे को चूमा और कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। भाभी ने मुझसे पूछा, अब बताओ मुझे क्या क्या गिफ्ट दोगे? मैंने हंसते हुए कहा, आप जो चाहें मांग लीजिए। भाभी बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, आप जहां कहेंगी हम वहीं चलेंगे। भाभी ने पहले से ही शॉपिंग की लिस्ट तैयार कर रखी थी। जब उन्होंने मुझे वो लिस्ट दी तो खूब हंसी। उनकी हंसी सुनकर मैं सोचने लगा कि कितने दिनों बाद भाभी इस तरह खुलकर हंसी हैं। उस वक्त मैंने ठान लिया कि मैं हमेशा भाभी को खुश रखूंगा। उनकी हंसी कभी उनके चेहरे से गायब नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें देखे जा रहा था और सोचने लगा, काश भाभी की शादी भैया से न हुई होती तो शायद मैं उन्हें अपनी पत्नी बना सकता। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे झकझोरा। मैं अचानक होश में आया और थोड़ा घबरा गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। भाभी ने पूछा, तुम किस सोच में हो? मैंने बात को टालते हुए कहा, आप जल्दी तैयार हो जाइए, हम बाहर चलते हैं। फिर मैं अपने कमरे में जाकर तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद बाइक स्टार्ट की और गेट पर खड़े होकर हॉर्न बजाया। जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया, भाभी घर से बाहर आ गईं। उन्हें आते देख मेरे मुंह से अनायास ब्यूटीफुल निकल गया। फिर मैंने घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और बाइक स्टार्ट की। भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गईं। मैंने बाइक तेज स्पीड में चलानी शुरू कर दी। स्पीड ज्यादा होने के कारण भाभी डर रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, गाड़ी धीरे चलाओ। लेकिन मैं मजाक के मूड में था, इसलिए जानबूझकर स्पीड बढ़ा रहा था।
कुछ ही देर बाद मैंने गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के सामने रोक दी। भाभी का हाथ पकड़कर मैं उन्हें अपने साथ मॉल के अंदर ले गया। वह पहले भी यहाँ आ चुकी थीं, लेकिन घर से बाहर आते ही उनका आत्मविश्वास कम हो जाता था। मेरे साथ रहने पर उन्हें हमेशा हिम्मत मिलती थी। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने भरोसे के साथ कसकर मेरा हाथ थाम लिया। हमने मॉल में जमकर शॉपिंग की। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर पर गए, जहां कुछ पानी की बोतलें और खाने का सामान लिया। फिर हमने एक मूवी देखी और रात का डिनर भी साथ किया। दिन भर मस्ती करने के बाद हम बाइक पर घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने भाभी को एक पार्क में भी ले गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सुकून था। हम पार्क की घास पर बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। फिर हम घर लौट आए। सर्दियों का मौसम था और रात में ठंड बढ़ गई थी। जब हम गली में पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने औरतों की भीड़ लगी हुई है। यह देखकर मैं और भाभी दोनों चौंक गए। मैंने बाइक रोकी और भाभी ने डर के मारे मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। लोग हमें घूर रहे थे और फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंचा, उनकी बातें साफ सुनाई देने लगीं। एक औरत कह रही थी, हे भगवान, ये लोग कितने बेशर्म हैं, देवर भाभी के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। दूसरी औरत ने कहा, बेचारा लड़का तो भोला है, लेकिन ये औरत चालाक है। पहले पति को फंसाया, अब देवर पर डोरे डाल रही है। ये बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे भाभी की चिंता थी, जो मेरे सहारे ही घर में जा सकती थी। मैंने भाभी का हाथ थामा और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगा। तभी एक औरत ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं बुरी तरह गुस्से में आ गया। भाभी इस सब की वजह से बेहोश हो गईं। मैंने उनकी हालत देख किसी की परवाह किए बिना उन्हें गोद में उठाया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने भाभी को उनके कमरे में लिटाया और उनके पास बैठ गया। मेरा मन घबरा रहा था कि मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को खत्म कर दिया। भाभी धीरे धीरे होश में आने लगी। वह पानी मांग रही थीं। मैंने तुरंत जग से गिलास में पानी डाला और उन्हें पिलाया। भाभी को थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं किचन में गया और खाना गर्म करने लगा। मेरे दिल में बार बार यही बात आ रही थी कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यह दिन उनकी तकलीफ का कारण बन गया। अब मुझे कल का डर सता रहा था। मोहल्ले के लोग न जाने और क्या क्या कहेंगे, लेकिन मैं ठान चुका था कि जो भी हो, मैं भाभी का साथ नहीं छोड़ूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैंने भाभी की कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थीं। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाइयों का डिब्बा निकाला और उन्हें ड्रिंक में मिला दिया। फिर मैंने उन्हें खाने में भी मिला दिया। खाना खाने के बाद भाभी को बहुत आराम महसूस हुआ। मैं गौर से भाभी की ओर देखता रहा और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थीं। वे बहुत ही सुकून के साथ नाश्ता बना रही थीं। मैं उनके पास गया, उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और उनकी तबीयत के बारे में पूछा। कुछ देर तक बात करने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा, अच्छा हुआ कि कल रात मैंने भाभी की ड्रिंक में दवाइयां मिला दी थीं। अगर ऐसा न करता तो न जाने क्या होता। शायद भाभी पूरी रात परेशान रहती और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। मैंने टीवी चालू किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर मैं सतर्क हो गया। मुझे पता था कि मोहल्ले वाले इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाले, लेकिन यह नहीं पता था कि वे इतनी सुबह आ धमकेंगे। मैंने दरवाजे की ओर देखा और सोचा कि आज उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलने जाता, भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया। मोहल्ले की औरतें घर के अंदर आ गईं और कल वाला तमाशा फिर से शुरू हो गया। भाभी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, भाभी उन पर टूट पड़ी। मैंने हैरानी से भाभी की तरफ देखा। वे बहुत तेजी से औरतों को जवाब दे रही थीं। उनकी बातों ने सबकी बोलती बंद कर दी। कुछ ही देर में वे औरतें मायूस होकर लौट गईं।
भाभी ने दरवाज़ा बंद किया, खुद को शांत किया और पानी पिया। फिर उन्होंने मुझे नाश्ता परोसा। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी मेरे मोबाइल से किसी से बात कर रही थीं। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अचानक याद आया कि मैंने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी है। अब भाभी को मेरे बारे में सब पता चल चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। भाभी ने जैसे ही बात खत्म की, वे मुझे घूरने लगीं। मैं बुरी तरह से घबरा गया। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन सच बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगी। भाभी ने मोबाइल सोफे पर फेंका और दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया ताकि वे और कुछ न जान सकें। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आ गया। लेकिन तभी भाभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे भैया सामने खड़े थे। मैंने फौरन उन्हें गले लगा लिया। हम दोनों भाई काफी देर तक रोते रहे। फिर भैया को अंदर ले आया। भाभी अभी भी हैरानी में खड़ी थीं। मैं उन्हें अंदर लाया और भैया के पास बिठा दिया। इसके बाद मैं किसी दोस्त के घर जाने का बहाना करके बाहर चला गया ताकि भैया और भाभी आराम से बात कर सकें। अब मैं आप लोगों को भाभी की जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी भाभी का जीवन बहुत दर्द भरा रहा है। वे बचपन से अनाथ थीं। जब वे 5 साल की थीं, तब एक अमीर परिवार ने उन्हें गोद ले लिया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। भाभी उस परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। लेकिन जैसे ही वे जवान हुईं, उनके जीवन में मुश्किलें शुरू हो गईं। उनकी सुंदरता की वजह से उस परिवार के कई सदस्य उनसे जलने लगे, खासकर उस परिवार की बेटियों की माँ। जब भी परिवार की बेटियों के रिश्ते आते, लोग भाभी को पसंद कर लेते और उन बेटियों को नकार देते। यह बात उनकी माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन उस महिला ने भाभी को किसी बहाने से घर से बाहर ले जाकर उनके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगाया। भाभी बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक कोठे पर पाया। वह महिला अपनी बेटियों का बदला लेना चाहती थी। उसने भाभी को कोठे पर बेच दिया और घर वालों से झूठ बोल दिया कि भाभी कहीं गायब हो गई हैं। भाभी का बचपन बहुत कठिन रहा, लेकिन अब उन्होंने अपना जीवन संभालने की ठानी है। भैया ने उन्हें सहारा दिया और दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। मैंने भाभी को भैया के पास छोड़ दिया ताकि वे अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दे सकें। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। भाभी के सौतेले माता पिता ने भी उन्हें हर जगह ढूंढा। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करवाई, लेकिन भाभी का कुछ भी पता नहीं चला। सच तो यह है कि भाभी की सच्चाई के बारे में मैं पहले से ही जानता था। मुझे पता था कि भाभी एक तवाइफ थीं। मैंने उन्हें एक बार में देखा था। हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि भैया से उनकी मुलाकात कैसे हुई और वे भाभी को शादी के बाद घर कैसे ले आए। भैया को भाभी की असलियत का पता उनकी शादी के बाद चला। जिस दिन भैया ने घर छोड़ा, उस दिन उन्हें सच्चाई का पता चल गया था। पता नहीं भैया को यह बात किसने बताई, लेकिन जब उन्होंने भाभी की हकीकत सुनी तो वे बेहद गुस्से में आ गए। भाभी पर तो उन्होंने खूब गुस्सा निकाला, लेकिन मुझसे उस समय कुछ नहीं कहा। मैं बच गया। उनके जाने के बाद भाभी डिप्रेशन में चली गईं। डॉक्टर ने कहा कि शायद वे कभी इस डिप्रेशन से बाहर न आ पाएं। यह सुनकर मैंने भाभी का और ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैंने अपनी कोशिशों से उन्हें ठीक करने की ठान ली। मेरी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे भाभी बेहतर होने लगी। लेकिन इस दौरान लोग हमारे बारे में गलत बातें करने लगे। लोग मुझ पर और भाभी पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। वे हमारे रिश्ते को गलत समझने लगे। फिर 2 साल बाद भैया घर लौटे। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी समय मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। मैं भाभी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग कैंसिल करवा दी। यह बात भाभी को फ़ोन पर मेरे दोस्त के जरिए पता चल गई। मेरे दोस्त ने भाभी को बताया कि अविजित ट्रेनिंग पर नहीं जा रहा
क्योंकि वह आपकी देखभाल के लिए आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता। यह उसका सपना था, लेकिन वह इसे छोड़ने के लिए तैयार है। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि भैया और भाभी मेरा इंतजार कर रहे थे। भाभी ने रो रो कर अपनी आंखें सूजा ली थीं। वे गुस्से में लग रही थीं, जैसे मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी हों। मैं उनके पास गया और दोनों के पास बैठ गया। मैंने उन्हें प्यार भरी नजरों से देखा। मेरे लिए भैया और भाभी माता पिता जैसे थे। भाभी ने मुझे हमेशा सगी माँ जैसा प्यार दिया। मैंने भाभी को कभी अकेला छोड़ने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब भैया घर लौट आए थे, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। भैया और भाभी ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम अपनी ट्रेनिंग पर जाओ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना सपना पूरा करो और एक कामयाब डॉक्टर बनकर घर लौटो। उनकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। अब मैं बिना किसी चिंता के अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकता था। भैया और भाभी के बीच की सारी गलतफहमियां भी अब दूर हो चुकी थीं। भैया ने भाभी से माफ़ी मांग ली थी और कहा था, तुम्हारी सच्चाई जानकर मैंने जो गुस्सा किया वह गलत था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ, मेरा अपना अस्पताल है। भैया और भाभी भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब उनके पास 2 प्यारी बेटियां हैं। मैं भी अपनी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी भाभी जैसी लड़की मिले, जो हमारे परिवार को संभाल सके। दोस्तों, यह हमारी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।